Hello everyone, welcome back to the video, and in this I will be starting with the chapter The Judiciary, that is of class 8th. But yes, before starting the chapter, let me wish you all a very happy Diwali. And I hope जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक दिवाली जा चुकी होगी, but nevertheless you should always be ready for the wishes and blessings. Yes. Okay, so moreover, I just wanted to tell you, yes, before starting the chapter, I would like to start with a positive thought, and that is, be the original version of yourself. It simply means that you should not follow what others are doing. कोई ऐसा कर रहा है तो हम भी उसको फॉलो करें, कोई वैसा कर रहा है तो हम उसको भी फॉलो कर लें. नहीं, आप जैसा कर रहे हो ना अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट कर रहे हो, तो अपने हार्ट की सुनो, अपने दिल की सुनो, और जो मन है लाइफ में उसको अचीव करो. एंड नेवर गेट डोंट एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ कि हमसे तो नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाओगे? लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि आप जो है गिव अप कर दो और चुपचाप जाके एक कोने में जाके बैठ जाओगे और रो. नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. यू हैव टू गेट अप and get going. Clear? To achieve all your goals. So yes, with this positive thought and this energetic thought, your Asta ma'am is back, and we will be starting the chapter, and that is the judiciary. Okay, so we all know कि India में federal system of governance follow होता है, right? And parliament has our government has 3 organs, and that is the legislature जो law बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी दैट डिस्पेंस जस्टिस जो जस्टिस ग्रांट करता है. क्लियर? ओके, नाउ जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वी हैव अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, विच मीन्स वी हैव सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स. टॉप लेवल पे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि एक है और जो कि दिल्ली में है. एंड देन वी हैव हाई कोर्ट्स विच आर देयर फॉर द स्टेट्स, एंड देन वी हैव फर्दर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. क्लियर? Okay, now what is the importance of judiciary? First point, see, the judiciary helps to settle disputes between the people and between the states. अब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, चाहे वो स्टेट्स के बीच में हो, चाहे वो लोगों के बीच में, तो सबसे पहला काम क्या करता है जुडिशरी? उनको सॉल्व करता है. अब ये झगड़े क्यों होते हैं? अच्छा ये बताओ, एक क्लास में अगर इमेजिन करो देयर आर 30 स्टूडेंट्स, किसी को साउथ इंडियन फूड पसंद होगा, किसी को नॉर्थ इंडियन पसंद होगा, किसी को मे बी कॉन्टिनेंटल भी पसंद हो, ठीक है, किसी को रेड कलर पसंद होगा, किसी को ब्लू कलर पसंद होगा, किसी को व्हाइट कलर पसंद होगा, किसी को पर्टिकुलर राइटर की बुक पसंद होगी, किसी को बॉलीवुड मूवीज पसंद होंगी, किसी को हॉलीवुड मूवीज पसंद होंगी, ठीक है. तो हमें ये पता चलता है कि जब एक क्लास में विच इज अ ग्रुप ऑफ 30, अगर सबके अलग अलग टेस्ट हैं, अलग अलग सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग सब कुछ, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट? तो उन सारी चीज़ों को सोच समझ के, तो उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ये तो हमें एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि जब भी कोई भी मैं फॉर एग्जांपल अगर हमारी क्लास है और उसमें मैं एक पर्टिकुलर ओपिनियन लेकर आऊँ, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स के एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा, राइट? सो ऐसा नहीं, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग पॉजिटिव के बारे में सोचें, कुछ लोग नेगेटिव के बारे में सोचें, और कुछ लोग सोचेंगे ही नहीं, है ना. तो इट सिंपली मीन्स कि इन अ क्लास दे कैन बी डिफरेंट ओपिनियंस, और डिफरेंट ओपिनियंस के चलते छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. तो क्लास में तो चलो यू हैव अ टीचर, वो सॉल्व कर देगा, बट जब हम देश की बात करते हैं, जब हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, हम उनके ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं, तो कई बार मतभेद हो जाते हैं, ठीक है, और कई बार कुछ क्रिमिनल केसेस भी हो जाते हैं. तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए जुडिशरी जो डिस्पेंस करता है. क्या डिस्पेंस करता है? जस्टिस. क्लियर? Okay, so it is point number 1. Point number 2 है, the judiciary upholds and enforces the fundamental rights of the citizens. जितने भी हमारे fundamental rights हैं, right to equality, right to freedom of religion, cultural and educational rights, इन सबको protect करता है, ठीक है, ताकि nobody on this earth, nobody in our country can abridge, can take away our fundamental rights. तो जो सबसे important काम होता है जुडिशरी का, जो second most important काम है, वो क्या है? To protect the fundamental rights of the citizens. Coming to the third point, the Supreme Court is the final interpreter of our constitution. अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट ऐसा लॉ बनाती है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको सिंपली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, विच मीन्स उस लॉ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी.
इट ऑल्सो मीन्स कि आप जो है, जो अगर हमारी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Clear? Okay. Now, what is the need for an independent judiciary? As your book says, it can check the misuse of the powers by the other two organs of the government. अब जो हमारे other two organs कौन हुए? हमारे other two organs हुए executive, जो execute कराता है law, और legislature, जो law बनाता है. तो if they are trying to misuse their power, judiciary has the entire right to make all those laws which are made by the parliament null and void. और वो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो लेजिस्लेचर विंग है वो अपनी पावर्स को मिसयूज ना करें. क्लियर? ओके. एंड ऑल्सो इम्पार्शियल जस्टिस इज पॉसिबल. ऑब्वियसली जुडिशरी है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे यहाँ, तो अनबाइसनेस या बाइसनेस कुछ नहीं होगा. देयर शुड बी इम्पार्शियलिटी. आप किसी पार्शियल होके आप किसी को भी किसी के फेवर में आप अपना जस्टिस नहीं दे सकते. क्लियर? Okay. Now next we are going to start with the Supreme Court, which is at the top level. Supreme Court है, देखो hierarchy, it is simply is Supreme Court, then it is High Court, and then it is followed by the subordinate courts. ठीक है? Okay, starting with Supreme Court, it is apex at the judicial level, and the seat of the Supreme Court is in Delhi. It makes the final decisions which are then abided by all the citizens, by all the courts of our country, which are then followed by the citizens as well. Okay? मतलब इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी फाइनल डिसीजंस होते हैं, इट इज टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑल द अदर कोर्ट्स हैव टू फॉलो इट. जो मतलब हाई कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, दे ऑल हैव टू फॉलो इट. ओके. अब छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं ऑन विच वी आर गोइंग टू टॉक. सबसे पहले कॉम्पोजिशन. द चीफ जस्टिस हेड्स द सुप्रीम कोर्ट. सो हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, राइट? तो वैसे ही हर कोर्ट का एक मॉनिटर होता है जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस. मैक्सिमम ऑफ 30 जजेस असिस्ट है. मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लिमिट केवल 30 जजेस की है, और 30 जजेस उनको असिस्ट करेंगे. किसे असिस्ट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. अब आपके लिए होमवर्क ये है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Please comment down below. I will be waiting for your answers. Okay, next it is the appointment. The president appoints the chief justice. ना आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, मैम चीफ जस्टिस कहाँ से आ जाएगा? एकदम अचानक से तो आएगा नहीं. हाँ, एकदम अचानक से नहीं आएगा. तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, he appoints the chief justice in consultation with those judges of the Supreme Court and the High Court whom he deems necessary. और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि इन जजेस से मतलब आप कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो उन जजेस से कंसल्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस का. नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी. अब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी. पहला, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ऑब्वियस सी बात है. हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 5 years एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. मिनिमम 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, और एटलीस्ट 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट. या तो 10 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर ऑफ एन हाई कोर्ट, और बी आर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द प्रेसिडेंट्स ओपिनियन. और प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक अच्छा एडवोकेट, लॉयर, जूरिस्ट होना चाहिए. ठीक है? किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में. क्लियर? ओके. नाउ टर्म. अब वो कितने टाइम के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे या वो कितने टाइम के लिए जज रहेंगे, उसका वो टेन्योर लिखा हुआ है. देयर इज नो फिक्स टर्म ऑफ द ऑफिस फॉर द सुप्रीम कोर्ट. दे सर्व टिल द एज ऑफ 65. उनकी जो एज लिमिट है दैट इज 65. Supreme Court judges can be removed by the president on grounds of misuse of office, proven misbehavior or incapacity. और क्योंकि president appoint करते हैं तो he has the full power to remove the Supreme Court judges on the grounds of misuse of power. Clear? Okay. The process of removing the Supreme Court judges is called impeachment, and the process is known as impeachment. Now coming to jurisdiction. See, अब जो है जो केसेस होते हैं वो बेसिकली 3 parts में डिवाइडेड होते हैं. पहले होता है ओरिजिनल jurisdiction, फिर होता है appellate jurisdiction, थर्ड होता है advisory. When we talk about first one, that is the original jurisdiction, it means the original cases can be brought directly to the Supreme Court. जरूरी नहीं है कि वो हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई हो, जरूरी नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सुना गया हो. आप डायरेक्टली उसे इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट केस, विच मीन्स एक ओरिजिनल केस जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है. एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं जो थ्रू अपील जाते हैं. अब थ्रू अपील का मतलब है
पहले या तो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई होगी उसकी, और उसके बाद अगर वहां से कोई डिसीजन नहीं लिया तो सुप्रीम कोर्ट सुनते हैं. एंड देन द सेम गोज फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल्सो. नाउ कमिंग टू एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन. एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन को हम एडवाइजरी फंक्शन भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज द फुल पावर टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैटर्स, ऑन द डिप्लोमेटिक मैटर्स और ऑन द मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. क्लियर. तो सिंपल सा एडवाइस करती है, क्योंकि ऑब्वियसली कई बार होता है कि प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से कुछ डिसीजंस लेते हैं, बट यू ऑलवेज नीड एन एडवाइस. तो जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मैटर्स होते हैं उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत आराम से अपनी एडवाइस दे सकता है. क्लियर. Now, in the next video, we will be talking about the High Court and the subordinate courts. Till then, I hope you all have understood, and if there are any doubts, do comment below. Thank you.